जब भी हम कोई बिज़नेस को करते हैं, ध्यान से सुनना, जब भी हम कोई बिज़नेस को करते हैं, फॉर सपोज ये एक पर्सन है मिस्टर ए जो अपना एक बिज़नेस कर रहे हैं, फॉर सपोज शू मैन्युफैक्चरिंग का और सेलिंग का, ठीक है, इनका ये बिज़नेस है। अब इस बिज़नेस में इनको बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करनी पड़ती हैं। ट्रांजैक्शंस, आप इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रांजैक्शन मतलब बहुत सारे लेन देन, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं इस बिज़नेस को चलाने के लिए। चाहे वो सामान को ख़रीदना हो, चाहे वो सामान को बेचना हो, चाहे वो सामान बनाने के लिए, अपना शू बनाने के लिए कच्चे सामान को ख़रीदना हो, किसी की पेमेंट करनी हो, किसी से पेमेंट रिसीव करनी हो, तो वेरियस ट्रांजैक्शन, जैसे कि परचेज़ करना, जैसे कि सेल करना, जैसे कि पेमेंट करना, जैसे कि पेमेंट को रिसीव करना, अगर लोन लिया है तो इंटरेस्ट पे करना, अगर किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट को रिसीव करना। तो हम जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन चाहें वो बनती जा सकती है। तो किसी भी बिज़नेस में अगर हमें उस बिज़नेस को करना है तो उस बिज़नेस को करने के लिए वी हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन। अब ये ट्रांजैक्शंस अगर हम कर रहे हैं तो इन ट्रांजैक्शंस को हमें कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना होगा। क्यों करना होगा? ये जो बिजनेसमैन है मिस्टर ए, ही वांट्स टू नो कि एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के ख़त्म होने पे, एट द एंड ऑफ द ईयर ही वांट्स टू नो कि मेरा फ़ायदा क्या है और मेरा नुकसान क्या है, व्हाट इज़ माई प्रॉफिट, या फिर मेरा लॉस क्या है। तो इस प्रॉफिट और इस लॉस को जानने के लिए इसको, इन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कहीं ना कहीं अपनी किताबों में लिखना पड़ेगा। और इन लिखने वाले प्रोसेस को, इस रिकॉर्डिंग के प्रोसेस को ही कहीं ना कहीं हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जाना कि ये नीड क्या है अकाउंटिंग की, व्हाट इज़ द नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की नीड मैंने सिर्फ आपको ये बताई कि अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उसने उस बिज़नेस में फ़ायदा कमाया या उसको उस बिज़नेस में नुकसान हुआ, ठीक है। तो उस बिज़नेस के फ़ायदे और नुकसान को जानने के लिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ी। अब हमने ये समझा कि अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग और कुछ नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग मतलब इन सारी ट्रांजैक्शंस को कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना। तो पहले मैं आपको लिखता हूँ, आपके लिए नोट्स बनाता हूँ, फिर हम उन नोट्स के साथ साथ आगे इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको बोला अगर हमें कोई भी बिज़नेस करना है तो हमें उस बिज़नेस में एट द एंड ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। ये क्या हो गया? प्रॉफिट और लॉस, दिस इज़ द एंड रिज़ल्ट, मतलब आखिरी का रिज़ल्ट है ये हमारा, कि भाई हमें पता चल गया कि हम जो ये बिज़नेस कर रहे हैं, इस बिज़नेस को करने में हमें प्रॉफिट है या लॉस है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अकाउंटिंग को डिफ़ाइन किया गया। और ये जो आपकी डेफिनेशन है ये दी किसने है? ये दी है हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने, ठीक है जी। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग सबसे पहले समझिए, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। किस चीज़ की आर्ट है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज़ करना। अब हमारी ये ट्रांजैक्शन परचेज़ की है, हमारी ये ट्रांजैक्शन सेल की है, हमारी ये ट्रांजैक्शन पेमेंट की है। तो ये हमने क्या करा? हमने रिकॉर्डिंग तो करी कि भाई हमने सामान खरीदा, तो लेट से हमने उस सामान को कि हमने राम से 100 रुपये का सामान खरीदा और हमने ये लिख लिया कि भाई हमने राम से 100 रुपये का सामान खरीदा। तो ये तो हो गया रिकॉर्ड करना। अब हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अब क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे होता है वो जानना ज़रूरी नहीं, बट हम उसको क्लासीफाई करेंगे। अभी आप समझो कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ की आर्ट है? सबसे पहले रिकॉर्ड करने की, फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग हेड्स में लेके जाते हैं, अलग अलग जगह पे प्लेस करते हैं और उसकी अलग अलग तरीके से उसको समझते हैं। और समराइज़ करना इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, एक मैनर है जो आपको धीरे धीरे समझाया जाएगा विद इन द कंप्लीट ईयर, पूरे साल में, पूरे कोर्स के ड्यूरिंग आपको समझाया जाएगा। और
वेरी इंपॉर्टेंट, किसकी टर्म्स में होना चाहिए, वो मनी की टर्म्स में होना चाहिए। और हमें क्या चीज़ रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज़ करनी है, हमें रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन या कोई भी इवेंट। ट्रांजैक्शन मैंने अभी, आप सिंपल समझिए कि ये सारी ट्रांजैक्शंस ही हैं जिनको हमें रिकॉर्ड करना है, जो कि पार्ट में होनी चाहिए और जिनका फाइनेंशियल कैरेक्टर होना चाहिए एंड जिनसे हम इंटरप्रेट कर सकें अपने रिजल्ट को। सिंपल से अपने मीनिंग को क्या समझेंगे, अभी सिंपल से मीनिंग को ये समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है, जिस आर्ट में हम अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको समराइज़ करते हैं किसी भी एक सिग्निफिकेंट मैनर में, जिस मैनर में हमको बताया गया हो। वो जो भी ट्रांजैक्शन है वो मनी के फॉर्म में होनी चाहिए। नॉन मनी ट्रांजैक्शंस को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट जिनका कैरेक्टर फाइनेंशियल नेचर का होना चाहिए, और जब हम उनको रिकॉर्ड करें तो हम उनसे कोई ना कोई रिजल्ट को इंटरप्रेट कर सकें। सिंपल सा था, होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब देखो, जो मैंने आपको ये सब बोला कि हम परचेज़ करते हैं, सेल करते हैं, पेमेंट करते हैं, पेमेंट रिसीव करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है अगर हमने लोन दिया है, इंटरेस्ट देना होता है अगर हमने लोन लिया हो, तो ये सारी हमारी क्या है, ट्रांजैक्शंस है बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो अब इसकी नीड्स को लिख लेते हैं कि अकाउंटिंग की नीड क्या है, और फिर एक एक करके समझते हैं। होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई होंगी। सबसे पहली नीड जो मुझे यहाँ पर दिखती है आप लोगों को बताते हुए, सबसे पहली चीज़ ये है कि हम एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रख सकें। सबसे पहली नीड क्या है कि एक कंप्लीट, ठीक है, और दूसरी नीड क्या है कि भाई अगर उसने, मतलब जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेट्स से परचेस कर रहा है, तो उसको पता रहे। अब अगर बिज़नेस है तो बिज़नेस में तो हर दिन हम कुछ ना कुछ परचेस करते रहेंगे। लेकिन जब मान लो हम एक साइड पे परचेस भी कर रहे हैं, एक साइड पे सेल भी कर रहे हैं, आज 100 का सामान आया, 80 का चला गया, हमने कल 200 का सामान खरीदा और कल हमने सिर्फ 50 का ही बेचा, तो ज़्यादा करेगा। ऐसे ही करते करते अगर हमने बहुत सारी ट्रांजैक्शंस कर दी, बहुत सारी ट्रांजैक्शन कर दी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितनी परचेज़ करी, कितनी सेल करी। तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है, इसलिए भी हमारी अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो टू नो दी अमाउंट ऑफ परचेज़, अमाउंट ऑफ परचेज़ को देखना, इसलिए हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत है। तीसरी चीज़, हमने कितनी सेल करी, तो अमाउंट ऑफ सेल के लिए हमें जानना, अकाउंटिंग करनी ज़रूरी है। फिर हमने खर्चे कितने किए, तो अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सपेंसेस। उसके बाद जो एंड रिज़ल्ट है, हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारा लॉस कितना है। ठीक है, उसके बाद अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। अब फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन होती है हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू को जानना। तो ये बताती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, कौन, हमारी अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की हो जाती है एक तो एंड रिजल्ट देखने के लिए, प्रॉफिट या लॉस, या फिर ये देखने के लिए कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हमारे पास अपना खुद का कितना सामान है और हमें दूसरों का कितना देना है। अभी लेमैन की तरह समझो, ठीक है। ऐसे ही आपके टैक्स कैलकुलेशन के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। हमें गवर्नमेंट को अपनी इनकम पे कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उसको भी अगर हमें असेस करना है तो भी हम अकाउंटिंग करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 नीड्स लिखी है आपकी अकाउंटिंग की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ। तो हमारी जो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारी उसके डेफिनेशन से ही निकल के आती हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में कल पढ़ा था कि अकाउंटिंग क्या होती है, तो हमने अकाउंटिंग के मीनिंग में पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइज करते हैं सिग्निफिकेंट मैनर में, जो कि मनी की टर्म्स में होता है। ट्रांजैक्शंस होती हैं, इवेंट होती हैं जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर की होती हैं, और हम उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालते हैं। तो इसी को ब्रेक करते हैं, जो मीनिंग है उसी में हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स छुपी हैं अकाउंटिंग की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैंने यहाँ पे लिखी है, तो अकाउंटिंग हमारी आर्ट होती है। और सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक जो शो करती है वो ये शो करती है कि अकाउंटिंग हमारी आर्ट होती है एज वेल एज साइंस होती है। अब आर्ट क्यों बोला जाता है और साइंस क्यों बोला जाता है, उसके लिए हमें पहले समझना होगा कि आर्ट क्या होता है और साइंस क्या होती है। तो आर्ट क्या होती है, आर्ट एक टेक्निक होती है जिसमें हम कुछ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करते हैं। सिंपल समझिए, आर्ट मतलब टेक्निक। तो अकाउंटिंग आर्ट कैसे हुई, अकाउंटिंग भी एक टेक्निक है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, और वहाँ से हमें कुछ ना कुछ एंड रिजल्ट मिलता है जो कि होता है प्रॉफिट या लॉस।
तो इसलिए अकाउंटिंग को कहा जाता है आर्ट, क्योंकि अकाउंटिंग भी एक तरीके की टेक्निक है। मतलब आर्ट को यहाँ पर आप पेंटिंग नहीं समझेंगे, अकाउंटिंग को आर्ट को पेंटिंग से रिलेट करके नहीं बताया गया है, आर्ट को यहाँ पर बताया गया है एक टेक्निक, एक कला की तरह। तो अकाउंटिंग भी एक कला ही है, ऐसी कला जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे और समराइज करेंगे ताकि हम एक एंड रिजल्ट पर पहुंच सकें। अब अकाउंटिंग को साइंस क्यों बोला गया है, तो पहले समझते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस हमें पता है कि एक ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। हमने हमेशा साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स पढ़े हैं जिनके बेसिस पे हम साइंटिफिकली चीज़ों को प्रूव करते हैं, साइंस पढ़ते हैं। तो इसी तरीके से जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग करने के लिए भी हमारे पास ऑलरेडी कुछ प्रिंसिपल्स ऑलरेडी सेट हैं जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलते हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स के बेस पे हमें अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। तो अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स जिनको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं। इसलिए पहली कैरेक्टरिस्टिक्स हुई अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अब हमारी अगली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अकाउंट्स में हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती है। ओनली द ट्रांजेक्शंस विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग एंड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आर इग्नोर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी सीनियर मैनेजर ने अगर हमारी फर्म में रिज़ाइन कर दिया हमारी फर्म से या हमारी बिजनेस से, तो हमें नुकसान होगा, लेकिन वो मॉनेटरी टर्म में नहीं देखा जा सकता, इसलिए हम उसका कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है, इसलिए हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ ने अगर स्ट्राइक कर दी है तो ये कोई फाइनेंशियल नेचर की नहीं है, हम इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करती है जो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व करती है, जैसे कि परचेज हो गया, जैसे कि सेल हो गया, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस आगे आगे चलता है। अब जो रिकॉर्डिंग हम इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की करते हैं वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए, यही हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब अब फॉर सपोज अगर हमने एक एसेट परचेज़ किया लेकिन उसको कैश की फॉर्म में परचेज़ ना कर कर उसको हमने किसी और एसेट के ही बदले परचेज़ किया। मतलब फॉर सपोज मेरे पास एक फ़ोन था और मैंने फ़ोन के बदले अपना लैपटॉप एक्सचेंज कर लिया। मतलब फॉर सपोज मेरे पास लेनोवो का लैपटॉप था और मेरे को एप्पल का फ़ोन चाहिए था, तो मैंने कुछ कैश भी दिया और लैपटॉप भी दे दिया अपना लेनोवो का। हमें पता है ना एप्पल का फ़ोन थोड़ा महंगा आता है, ठीक है। तो अब हमें ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, मतलब अभी मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑल्दो ये बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है, बट ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुई, तो हम इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और हम इस ट्रांजेक्शन को मनी में मेजर कर सकते हैं। तो हम यही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में मेजर करी जा सकती है। जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 20,000, हमने कितने का रॉ मटेरियल परचेज किया, 20,000 का। अगर हम रॉ मटेरियल परचेज करते हैं और हमें उस रॉ मटेरियल की वैल्यू नहीं पता है, हम उसको मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं, तो वो हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमारा अकाउंटिंग शो करता है वो होती है रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। अब हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं जो सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं वो करते हैं अपनी जर्नल्स में, उसके बाद वो उसको समराइज करते हैं, क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में, और फिर समराइज कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए, जिनको हम फाइनेंशियल्स भी बोलते हैं। लेकिन बिग बिजनेसेस में हम जर्नल्स के साथ साथ सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हुए चलते हैं। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को पर्टिकुलरली बुक्स के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि कैश बुक हो गया, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, ये भी हमारी प्राइमरी बुक्स का पार्ट ही बनती हैं। ये बिग बिजनेसेस में इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे ट्रांजैक्शंस की जो नंबर होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस वहाँ पे ज़्यादा होती है। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, इसलिए हम वहाँ पे सब्सिडरी बुक्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। पहली कि आर्ट एज वेल एज साइंस, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने जो पढ़ी वो थी पहली थी हमारी आर्ट एज वेल एज साइंस, दूसरी हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी, चौथी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्लासीफाई। अब हम क्या करते हैं, जब हम जर्नल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, जब हम सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, हमने ऊपर सबसे पहले 2 चीज़ें पढ़ी, रिकॉर्डिंग इन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, रिकॉर्डिंग इन द टर्म्स ऑफ मनी। अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन दिखाऊं तो हमने आर्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने रिकॉर्डिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, सेकेंड एंड थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ गए जो कि है क्लासीफाई। अब जो ट्रांजैक्शन सिमिलर नेचर की होती है, जैसे कि फॉर सपोज मैंने परचेज़ किया रॉ मटेरियल, मैंने परचेज़ किया एसेट, मैंने परचेज़ किया एनीथिंग, कुछ भी अपने बिजनेस के लिए,
तो हमने ये तीनों चीज़ें परचेज करी हैं, तो अब ये एक ही नेचर की है, ये एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को हम एक साथ एक ही बॉक्स में एक ही लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं क्लासीफाई करना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, जब हम एक ही नेचर के हिसाब से अपनी ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा ग्रुप कर देते हैं, उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेकिन उससे पहले लिखते हैं जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग दी ट्रांजैक्शंस, हम एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर सेपरेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। इसी को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, बाय मेकिंग लेजर अकाउंट, बाय मेकिंग व्हाट, लेजर अकाउंट। ठीक है जी, तो ये हमारी थी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स। हम एक ही नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह पर एक ही अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं और इसका नाम हम देते हैं लेजर्स। क्या देते हैं, लेजर्स। अब आती है हमारी फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि है समराइजिंग। अब समराइजिंग मतलब क्या है, नाम से पता चल रहा है समरी बनाना। और समरी मतलब अगर हम यहाँ पे समराइजिंग की बात कर रहे हैं तो समराइजिंग यहाँ पे हमारा हो गया प्रॉफिट निकालना एंड रिजल्ट निकालना। तो हम समराइजिंग करेंगे कैसे, समराइजिंग हो गया जो भी हमने डेटा यूज़ किया है उस डेटा को प्रेजेंट करना इस वे में, इस मैनर में कि वो हम उसको समझ सकें और वो हमारी मैनेजमेंट के लिए और बाकी के यूज़र्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो जो भी बैलेंसेस हमारे लेजर अकाउंट में होते हैं, जो भी बैलेंसेस हमारे लेजर अकाउंट से निकल के आते हैं, उसको हम ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं। अभी आपको पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है और वहाँ से हम कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट तक पहुँच जाते हैं। तो समराइजिंग अगर मैं बोलूँ, इट इज़ दी, यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है और हमारी बैलेंस शीट क्या होती है। देखो, जब हम फर्स्ट स्टेप पे थे तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप पे बनाए जर्नल्स, जहाँ पे हमने करी रिकॉर्डिंग, इसको हम रिकॉर्डिंग बोल रहे हैं। अब यहाँ से हम सेकंड स्टेप पे गए और यहाँ पे हमने बनाया लेजर्स, इसको हम बोल रहे हैं क्लासीफाइंग। हमने सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस को एक एक डब्बे में डाल दिया और उसको हमने नाम दे दिया लेजर। जब हम इन लेजर्स को बैलेंस करते हैं और इनका कोई बैलेंस बचता है, आखिरी में बैलेंस आती है, कुछ वैल्यू बचती है, उस वैल्यू को हम लेके जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस और कुछ नहीं, एक ऐसी स्टेटमेंट है, एक ऐसा अकाउंट है जिसमें आपके चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आपकी एसेट हो, चाहे आपकी लाइबिलिटी हो, चाहे आपका एक्सपेंस हो, चाहे आपकी इनकम हो, उसकी अमाउंट, उसकी वैल्यू आपको इस बैलेंस में, इस अकाउंट में, स्टेटमेंट में दिखेगी। इसको बोलते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है, उसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक ऐसी स्टेटमेंट है, ये भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से हम अपने प्रॉफिट, कि हमारे बिजनेस को फ़ायदा हो रहा है या हमारे बिजनेस में नुकसान हो गया, उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। तभी हमारे मैनेजमेंट को और बाहर के यूज़र्स को पता चलता है कि हमारा बिजनेस कहाँ पे स्टैंड करता है। तो इसलिए हम करते हैं समराइजिंग। और लास्ट में होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कंसिस्ट करती है हमारे एसेट्स को और हमारी लाइबिलिटीज़ को। अब एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज़ क्या होता है, आपको सेकंड चैप्टर में सीखने को मिलेगा ज़्यादा डीपली। अभी मैं बता देता हूँ। एसेट्स मतलब वो सारी चीज़ें जो कहीं ना कहीं आप ओन करते हो, जिनके आप मालिक होते हो और जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इनटू मनी। लाइबिलिटीज़ मतलब जो आप किसी को पे करने वाले हो, या फिर आप समझो कि आपके ऊपर किसी का उधार है, उसको लाइबिलिटी बोलते हैं। मतलब आपके ऊपर उधार है, आपको किसी को पे करना है, आपके बिजनेस को किसी को पे करना है, तो वो हो गई आपकी लाइबिलिटी। तो ये बैलेंस शीट क्या होती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब हम कितने स्ट्रांग हैं, हमारे पास एसेट्स कितनी हैं और हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। तो इसी को बोलते हैं हम समराइजिंग। तो अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्डिंग हुई, उसके बाद क्लासिफिकेशन हुआ और तीसरी हमारी समराइजिंग हो गई। तो समराइजिंग में हमारा इस तरीके से डेटा प्रेजेंट होता है। मतलब हमारा थर्ड स्टेप जो कि ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और हमारी बैलेंस शीट इंक्लूड करता है। होप आपको समराइजिंग समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ आती है, दैट इज़ अकाउंटिंग साइकिल। जो मैंने आपको ये स्टेप बताया, इसी पूरे प्रोसेस को हम अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं। सबसे पहले देखो क्या होता है, सबसे पहले हमारे बिजनेस में हो गई ट्रांजैक्शन, मतलब हमने परचेज़ किया, सेल किया, ये सब हो गया। उसके बाद हमने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया अपने जर्नल में। उसके बाद हमने इस जर्नल को लेके गए लेजर में। उसके बाद हमने बनाया ट्रायल बैलेंस।
ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें बनाना पड़ा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये हमारी जो साइकिल है जो हमारी चलती रहती है कि भाई ट्रांजैक्शन हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, मतलब फर्स्ट चीज़ हो गई, फिर हम जर्नल बनाया, फिर हमने लेजर बनाया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, फिर हम ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस पे आए और प्रॉफिट एंड लॉस से ये घूमकर वापस से अगली ट्रांजैक्शन बन गई। तो कहीं ना कहीं यही जो साइकिल चलती रहती है हमारी अकाउंटिंग में, इस साइकिल को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। आप किसी भी बिजनेस में जाओगे तो सबसे पहले वो ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, ट्रांजैक्शन के बाद वो अपनी जर्नल्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, फिर लेजर बना रहे होंगे, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग प्रॉफिट, और यहाँ से उनको निकल रहा होगा प्रॉफिट या तो लॉस। तो इसको बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल को अगर मैं डिफाइन कर दूँ, बहुत इजीली सिंपल तरीके से चल रहा हूँ, हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको चीज़ें समझा भी पा रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं अगली कैरेक्टरिस्टिक्स पे। अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। यहाँ पे देखो हमने अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी है कि हम जो ये अकाउंटिंग कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं हमें रिजल्ट पे आना है। तो यही हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। अब जब हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर ली, जर्नलाइज कर ली, लेजर्स बना लिए, प्रॉफिट निकाल दिया, तो जो वो हमने प्रॉफिट निकाला है वही तो हमारा रिजल्ट है। वहीं से तो हमें पता चला कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो अकाउंटिंग में द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर, हम अपने बिजनेस के रिजल्ट को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि जो भी पार्टीज हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हैं उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है या उसमें लॉस हो रहा है या फिर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो रिजल्ट्स। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने 7वें पॉइंट की तरफ, और हमारा 7वां पॉइंट कहता है कम्युनिकेटिंग। हमारी अगली कैरेक्टरिस्टिक जो हमारा बिजनेस शो करता है दैट इज कम्युनिकेटिंग। अब ये कम्युनिकेटिंग क्या है, देखो हमने सब कुछ करा, जर्नलाइज कर दिया, लेजर्स बना दिया, समराइज कर दिया, रिजल्ट भी निकाल दिया, इंटरप्रेट भी कर दिया हमने। इंटरप्रिटेशन मतलब अपना एक रिजल्ट पर आ गए, हम एक कंक्लूजन पर आ गए कि भाई प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। लेकिन लास्ट में अगर हमने वो चीज़ किसी को बताई ही नहीं तो क्या चीज़ वो जो हमने इतनी मेहनत करी क्या वो सक्सेसफुल हुआ? तो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जब तक हम अपने यूज़र्स को या फिर हमारे जो भी पार्टीज हमारी बिजनेस में इन्वॉल्व है उनको ये चीज़ कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक हमारी अकाउंटिंग पूरी नहीं होगी। तो अकाउंटिंग इंक्लूड्स कम्युनिकेशन एज वेल। किस चीज़ की कम्युनिकेशन? द कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा जो हम अब उसके यूज़र्स को देते हैं ताकि वो अपने इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एनालाइज कर सकें। तो कम्युनिकेशन ऑफ, होप यहाँ तक आपको फंक्शंस समझ आ गए होंगे। चलिए मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारे अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू कीप अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो हमने अकाउंटिंग करनी शुरू क्यों करी, हम क्यों कर रहे हैं इतनी मेहनत? हम इसलिए तो कर रहे हैं ताकि हमें पता होना चाहिए कि भाई हम बिजनेस में जो भी लेन देन कर रहे हैं वो एक जगह पे रिकॉर्डेड है, और कल को हमें वो लेन देन के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम अपनी अकाउंटिंग से उसको देख पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़, अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। तो यही हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? अब हमने रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हम रिकॉर्ड करके अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, हमें अगली चीज़ जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है अपना प्रॉफिट या फिर लॉस। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है अकाउंटिंग करने का वो ये रहता है कि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लिया, उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की हेल्प से हम अपने प्रॉफिट को या फिर लॉस को निकालेंगे। फिर आता है हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है कि जो भी हमने प्रॉफिट या लॉस निकाला उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या था। टू नो द एग्जैक्ट रीज़न, समझ आता है कि हमने बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी, समझ आता है कि हमने प्रॉफिट को कैलकुलेट करा, हमने लॉस को कैलकुलेट करा, लेकिन क्या अकाउंटिंग इतनी रिस्ट्रिक्टिव है कि सिर्फ हम कैलकुलेशंस पे रुक जाए? नहीं, अकाउंटिंग हमें ये भी बताती है कि उस प्रॉफिट या उस लॉस का रीज़न क्या है। तो अगला ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग को करने का होता है कि नो द एग्जैक्ट रीज़न जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। चौथी चीज़,
अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को असर्टेन करना। मैंने आपको बताया फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट मतलब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हमें ये जानना है कि हमारी बिजनेस में कितनी एसेट्स हैं, कितनी हमारे ऊपर लायबिलिटीज़ हैं। उन सबको जानने के लिए भी अकाउंटिंग की जाती है और अकाउंटिंग का अगला ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन दी फाइनेंशियल पोजीशन। तो टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन को अगर मैं सिंपल कर दूं तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब होता है बैलेंस शीट का मतलब होता है कितनी एसेट्स कितनी लायबिलिटीज़। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में और लेजर में। उसके बाद आती है हमारी अगला ऑब्जेक्टिव आता है हमारा कि हमने बिजनेस में प्रोग्रेस किया या फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाए। तो हम अपने बिजनेस की प्रोग्रेस को असर्टेन करने के लिए भी अकाउंटिंग करते हैं। मतलब फॉर सपोज हम है ईयर 22-23 में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करा और यहाँ पे हमें पता चला हमारी फर्म को क्या हुआ है, हमारी फर्म को हुआ है प्रॉफिट। हम अगले साल गए और हमें पता चला हमें लॉस हो गया। तो मान लो अगर हमने अकाउंटिंग करी ही ना होती तो हम यहाँ पे क्या कंपेयर कर पाते, हम इन दोनों साल को कंपेयर कर पाते, हम अपनी प्रोग्रेस का पता लगा पाते। यहाँ पे हमारी प्रोग्रेस डाउनवर्ड हुई है, मतलब हम डिग्रेड हुआ है हमारा बिजनेस, हमारे बिजनेस में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, प्रॉफिट के बजाय नुकसान हो गया है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए भी हम अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अकाउंटिंग का अगला ऑब्जेक्टिव होता है टू असर्टेन दी प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। टू असर्टेन दी अगला हमारा ऑब्जेक्टिव है एरर्स को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना। मान लो कुछ चीज़ हमारे बिजनेस में कोई भी फ्रॉड हो जाता है, हमसे कोई भी गलती हो जाती है, तो उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए भी हम अकाउंटिंग का ही मदद लेते हैं, अकाउंटिंग की ही सहायता लेते हैं। हमने ये सब कुछ किया लेकिन मान लो इसमें कोई चीज़ गलत थी या हमारे साथ कोई फ्रॉड हो गया था, तो ये अकाउंटिंग हमारे पास अवेलेबल थी, इसीलिए हम वो चीज़ डिटेक्ट कर पाए। तो टू प्रिवेंट, तो अकाउंटिंग अगला ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का, हम एरर्स को और फ्रॉड्स को डिटेक्ट या प्रिवेंट कर सकते हैं। एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है कि हम जब कोई भी रिज़ल्ट पे आते हैं उस रिज़ल्ट की इंफॉर्मेशन या अपने अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन या अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन वेरियस पार्टी जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड हैं उनको प्रोवाइड कर पाते हैं। तो टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दी वेरियस पार्टीज़, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है हमारी अकाउंटिंग का। ठीक है, तो ये था हमारा अगला टॉपिक जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जिस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव पढ़े सेम चीज़ हमारी अकाउंटिंग के फंक्शंस भी हैं। मैं फटाफट से पॉइंट लिख देता हूँ, आपको फटाफट से चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के क्या फंक्शंस है, अकाउंटिंग क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन तो हमेशा अकाउंटिंग का वही रहेगा कि अकाउंटिंग कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन करता है। तो मेंटेन कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। सिंपल लिखना, मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस इज टू रिकॉर्ड ऑल दिस ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस इन अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक मैनर। सेकंड, इस फाइनेंशियल रिजल्ट को कम्युनिकेट करना अगली पार्टीज़ को, वेरियस पार्टीज़ को। टू कम्युनिकेट द फाइनेंशियल रिजल्ट टू वेरियस पार्टीज़। थर्ड पॉइंट, एसेट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। अगर हम अपनी रिकॉर्ड्स को प्रॉपर्ली मेंटेन करते हैं, जैसे कि कैश हमारा एक बहुत अच्छी एसेट होती है, इंपॉर्टेंट एसेट होती है, बैंक बैलेंस, हमारी इन्वेंट्री, हमारे डेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे बिजनेस के लिए। तो अगर मान लो मैंने रॉ मटेरियल परचेस किया है और मैंने अपनी इन्वेंट्री का, रॉ मटेरियल का कोई रिकॉर्ड ही नहीं बनाया, तो क्या मैं कभी उसको प्रोटेक्ट कर पाऊंगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी जो मैं होल्ड करता था। लेट सपोज अर्थक्वेक आ गया और अर्थक्वेक की वजह से हमारी शॉप गिर गई और हमारी शॉप गिरने की वजह से हमारी इन्वेंट्री ख़राब हो गई और मैंने कभी अपनी इन्वेंट्री का रिकॉर्ड ही नहीं रखा था, तो मैं उस इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैं इंश्योरेंस कंपनी को ये बता ही नहीं पाया कि मेरे बिजनेस के अंदर इन्वेंट्री कितनी थी ऑन दी डे ऑफ अर्थक्वेक जो कि ख़राब हो गई है, ताकि मैं क्लेम ले सकूं। तो मैं अपनी इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर मैं अकाउंटिंग करता तो अकाउंटिंग करने की वजह से मैं अपनी उस इन्वेंट्री को प्रोटेक्ट कर पाता और इंश्योरेंस कंपनी को दिखाकर क्लेम कर सकता था कि मेरे बिजनेस में मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है जो कि मैं होल्ड करता हूँ। ठीक है, तो ये फंक्शन है अकाउंटिंग का कि वो बिजनेस की एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। फोर्थ पॉइंट इज
वो मैनेजमेंट को असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्रोवाइड असिस्टेंस टू दी मैनेजमेंट। अब कैसे प्रोवाइड करता है? मैनेजमेंट अपने डिसीजंस ले सकती है बिजनेस की अकाउंटिंग को यूज़ करके कि भाई बिजनेस में प्रॉफिट है, लॉस है, उस हिसाब से वो अपने डिसीजंस ले सकती है और इन्फॉर्म कर सकती है टाइमली अपर मैनेजमेंट को या अपर ओनर्स को या CEO को या CFOs को। अगला पॉइंट है हमारा, 5th पॉइंट है हमारा ट्रस्टीशिप। अब व्हाट इज दिस ट्रस्टीशिप? ट्रस्टीशिप हम पढ़ते हैं कंपनीज के केस में, इन केस ऑफ कंपनीज ओनली। देखो, आपको अपनी बिजनेस में पढ़ने को मिलेगा एक चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको बिजनेस करने के डिफरेंट तरीके पता चलेंगे, जिसमें से एक तरीका है हमारा कंपनीज की फॉर्म में। ठीक है, अब कंपनीज की फॉर्म में मतलब हम बिजनेस को चाहे तो एक सोल प्रोप्राइटर की तरह कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप फॉर्म की तरह कर सकते हैं, या फिर कंपनीज की तरह कर सकते हैं। अब कंपनीज क्या होती है? कंपनी में हम एक आर्टिफिशियल पर्सन एक लीगल नेम के थ्रू बना देते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन एक लीगल नेम के थ्रू बना देते हैं जिसमें हम बिजनेस करते हैं। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का मैं अगर एग्जांपल लूँ तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एक कंपनी है जिसके ओनर हमें पता है कि मुकेश अंबानी है, बट रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अपने आप में एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको दुनिया जानती है, जिसको कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी ओन करते हैं, लेकिन ओन करते हैं, उसको चलाने वाली मैनेजमेंट अलग है। तो ट्रस्टीशिप में हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं कि जो अकाउंट्स होती है वो इस मैनेजमेंट को हेल्प करती है इस बिज़नेस को चलाने के लिए, इस रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लिमिटेड को चलाने के लिए। तो ट्रस्टीशिप में मैनेजमेंट को कंट्रोल करना ईजी हो जाता है अकाउंट्स यूज़ करके, उसके कंपनी के फंड्स को देखना। इसलिए हमारी अकाउंटिंग एक फंक्शन प्रोवाइड करती है ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टी कौन होते हैं? ट्रस्टी होते हैं ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो कंपनी के ओनर्स के फंड को अगर हमें मैनेज करना है तो उसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग एक फंक्शन प्रोवाइड करता है जिसको हम ट्रस्टीशिप बोलते हैं। कंपनीज के केस में मैनेजमेंट की हेल्प करना ओनर के ट्रस्टी के फंड्स को मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रस्टीशिप बोलते हैं। ठीक है, अगला फंक्शन है हमारा कंप्लायंस ऑफ लीगल लिंक। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि हम अगर प्रॉफिट कमा रहे हैं, इनकम कमा रहे हैं, तो हम उस इनकम पर टैक्स पे करें, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। आप पढ़ेंगे अपनी आगे की लेवल्स में। हमारी इनकम पे कमाए हुए पैसे पे हमें गवर्नमेंट को कुछ टैक्स पे करना होता है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। अगर हम कोई गुड्स या सर्विसेज सेल परचेज करते हैं तो उस सेल परचेज पे भी हमें टैक्स देना होता है, जिस टैक्स को बोलते हैं हम GST। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इनकम कमाई है, गुड्स परचेज किए हैं, सर्विसेज परचेज करी हैं, सेल करी हैं? जब हम अकाउंटिंग करते हैं। तो अकाउंटिंग एक अगला फंक्शन ये भी प्रोवाइड करती है कि वो लीगल नीड्स की कंप्लायंस को फुलफिल कराने में मैनेजमेंट की या ओनर की हेल्प करती है। ठीक है, एंड द लास्ट फंक्शन जो कि हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, दैट इज फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट इज दिस फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? अब अकाउंटिंग का ये कौन सा फंक्शन है जिसमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर रहा है? हर डिपार्टमेंट को, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो डिपार्टमेंट वाइज वर्क करते हैं। कैसे वर्क करते हैं? डिपार्टमेंट वाइज। मतलब हर बिजनेस में अलग अलग एक डिपार्टमेंट होता है जो कि वर्क कर रहा होता है कंबाइंड होकर एक बिजनेस को चलाने के लिए। तो अकाउंटिंग क्या करती है? हर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिक्स कर देती है। तो फॉर सपोज अगर एक डिपार्टमेंट की वजह से फर्म को लॉस हो रहा है और एक डिपार्टमेंट की वजह से फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, तो इन ऑल तो फर्म देखेगी कि उसको ओवरऑल प्रॉफिट हो गया, लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट सिर्फ ये डिपार्टमेंट कमा रहा है, ये वाले डिपार्टमेंट को तो लॉस हो रहा है। तो अकाउंटिंग से हम इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स कर सकते हैं कि भाई आपका लॉस हुआ, आपका लॉस क्यों हुआ, उसका रीज़न हमें बताइए, और इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी हमें बताइए। तो अकाउंटिंग की हेल्प से हम हर डिपार्टमेंट हेड की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स कर सकते हैं। तो लास्ट फंक्शन जो अकाउंटिंग परफॉर्म करती है इज फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स, या फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज़ जो हमें पढ़नी है दैट इज़ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है कि ये वर्ड दो शब्दों में, अलग अलग दो शब्दों में डिवाइडेड है। पहला है बुक, दूसरा है कीपिंग। किताबों को रखना इज़ बुक कीपिंग। अब ये किताबें कौन सी हैं?
तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम अपनी बिज़नेस के अकाउंटिंग करते हैं, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, तो वो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं और हम इन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में। तो इन फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को जब हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो ये हमारी बन जाती है फाइनेंशियल बुक्स। और इन्हीं फाइनेंशियल बुक्स को एक सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग और कुछ नहीं, इट इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं अपनी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को एक सेट ऑफ बुक्स में। इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस। हमारे बिज़नेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, बहुत वेरियस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं। उसमें से आइडेंटिफाई करना कि हमारे बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस कौन सी है, फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसको बुक कीपिंग कहते हैं। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, मेजर करना उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को मनी की फॉर्म में। अब हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, बट जब हम उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हमने अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था कि वो मनी की फॉर्म में होना चाहिए। तो हम उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को मेजर करते हैं मनी की फॉर्म में। अगला जो स्टेप होता है वो होता है उन आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसी को बोलते हैं बुक कीपिंग। जब हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ा था तो वहाँ पे हमने 2 वर्ड पढ़े थे, एक था रिकॉर्डिंग और दूसरा था क्लासीफाइंग। तो जो ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप है आता है हमारी डेफिनेशन में, इन्हीं 2 स्टेप्स को हम बोलते हैं बुक कीपिंग। तो जो ये ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी हैं, इन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में। फिर उसके बाद हम इनको क्लासीफाई करते हैं लेजर्स में। तो ये 4 स्टेप्स को मिलाकर हमारी बनती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग और कुछ नहीं, बुक कीपिंग रिकॉर्ड करना बिज़नेस की हर ट्रांजैक्शंस को बुक्स के अंदर, और वो बुक्स कौन सी होती हैं, फाइनेंशियल बुक्स होती हैं। क्यों? क्योंकि हम कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम अपनी ट्रांजैक्शंस को जो फाइनेंशियल नेचर की है उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं और इन बुक्स को बोलते हैं फाइनेंशियल बुक्स, और इसी फाइनेंशियल बुक्स को रखना इस बुक कीपिंग। तो आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स इज नोन एज बुक कीपिंग। इसके अंदर 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फ्रॉम वेरियस ट्रांजैक्शंस। सेकंड है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन फॉर्म ऑफ मनी। थर्ड स्टेप इज रिकॉर्डिंग दिस आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है, हमारी जर्नल। मैं आपको स्टार्टिंग से बताता आ रहा हूँ। एंड द नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट स्टेप इज क्लासीफाइंग दैम इनटू लेजर्स। अब मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज़ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होती है? तो देखो, अकाउंटिंग तब शुरू होती है जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। अगर देखा जाए तो हम अकाउंटिंग या जो भी ये सब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर ही बुक कीपिंग है। तो बुक कीपिंग को अगर मैं बोलना चाहूँ तो बुक कीपिंग इज़ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग तभी हो पाएगी जब हम बुक कीपिंग कर चुके होंगे। तो जब हमने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, क्लासीफाई कर दिया, उसके बाद हमने पढ़ा था कि हमें डेफिनेशन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी दैट हमें एक रिज़ल्ट तक आना होता है, और इस रिज़ल्ट को हमने बोला था या तो वो रिज़ल्ट प्रॉफिट हो सकता है या फिर वो रिज़ल्ट लॉस हो सकता है। तो इस प्रॉफिट या इस लॉस पे आने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है, और वो कब होती है, जब हमारी बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। तो इसके अंदर 3 अलग अलग स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम समराइज़ करते हैं अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जो भी हमने क्लासीफाई और रिकॉर्ड कर दी हैं इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। देखो यहाँ पे वर्ड यूज़ भी हुआ है, क्लासीफाइड ट्रांजैक्शंस, क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन। इनको समराइज़ करना कहाँ पर, पीएल में और बैलेंस शीट में। उसके बाद हम जब पीएल और बैलेंस शीट पे उसको समराइज़ करते हैं, फिर हम उनको एनालाइज़ कर रहे होते हैं, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट को हम एनालाइज़ करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यहीं से हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस, और हमें पता चलती है हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मैंने कल आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी बताई थी। जब भी फाइनेंशियल पोजीशन की बात हो तो वो बैलेंस शीट होती है, और वो बात करती है एसेट्स की और लायबिलिटीज़ की। ठीक है।
उसके बाद जो तीसरा स्टेप है इसमें है, जब हमने प्रॉफिट निकाल दिया, फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच गए, प्रॉफिट आ गया, फाइनेंशियल पोजीशन तक हम पहुंच गए, फिर हमको कम्युनिकेट करनी है ये इन्फॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ कौन हो सकती है? जो भी हमारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, जिन भी पार्टीज़ को हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उनको ये चीज़ इन्फॉर्म करना इज़ अकाउंटिंग का थर्ड स्टेप। तो अकाउंटिंग कब स्टार्ट होती है? जब बुक कीपिंग खत्म हो जाती है। इट इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। फर्स्ट इज समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन इन पीएल एंड बैलेंस शीट, देन एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ओके जी, चलिए अब हम चलते हैं तीसरे और आखिरी पॉइंट की तरफ आज की इस वीडियो के, जो कि है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अरे 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 सर, क्या बोल दिया इतना सारा? अकाउंटेंसी मतलब जो भी हम ये सब्जेक्ट मैटर पढ़ रहे हैं, जो भी हमारा ये सब्जेक्ट मैटर है, दिस इज़ ऑल अकाउंटेंसी सॉरी। हम जो ये बुक पढ़ रहे हैं, ये हमारी जो बुक है ये अकाउंटेंसी की बुक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारी बुक है, ये देखिए हमारी अकाउंटेंसी की बुक है। ये डीके गोयल है, हमारी अकाउंटेंसी की बुक है, ठीक है। तो ये अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है सब्जेक्ट मैटर, मतलब इस एक ऐसी किताब, एक ऐसी नॉलेज की दुनिया जिसमें अकाउंटिंग से रिलेटेड सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, सारी टेक्निक्स लिखी है और किस तरीके से उनको अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग में वो लिखा है, ठीक है। तो कोहलर के हिसाब से अकाउंटेंसी क्या है? अकाउंटेंसी रेफर्स टू द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग करनी किस तरीके से है, क्या क्या प्रिंसिपल्स, क्या क्या टेक्निक्स उसमें हमें यूज़ करनी है, वो सारी हमारी अकाउंटेंसी होती है, ठीक है जी। ओके जी, चलिए अब हमने तीनों का मतलब जान लिया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आता है दैट व्हाट इज़, इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर हमें बता दीजिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, पहली चीज़। दूसरा आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में, और तीसरा आता है हमारा सेम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के बीच में। तो पहला है हमारा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस। तो आपको यहाँ पर 7 पॉइंट्स मेंशन्ड है, क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि किस बेसिस पे हमने इनको डिस्टिंक्ट करा है, और इन दोनों के डिफरेंस को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास, बहुत बड़ा है, सबसे पहले आता है हमारे पास स्कोप। बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं जो फाइनेंशियल नेचर की होती हैं, इसका इतना ही स्कोप है, ये इतना ही वर्क करती है, ठीक है। अकाउंटिंग में हम उन आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, क्लासीफाइड ट्रांजैक्शन को, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन को समराइज़ करते हैं, इसका स्कोप इतना है। इसका स्टेज क्या है? ये प्राइमरी स्टेज होती है, पहले बुक कीपिंग होगी तभी हम जाकर अकाउंटिंग कर पाएंगे। और इसका स्टेज क्या है? ये सेकेंडरी स्टेज है, जब बुक कीपिंग ख़त्म होगी तब हमारी अकाउंटिंग शुरू होगी। उसके बाद बात करते हैं हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव का। बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकें एक सिस्टमेटिक वे में। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? कि भाई हम अपने नेट प्रॉफिट को असरटेन कर सकें, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देख सकें और कम्युनिकेट कर सकें इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। वही 3 पॉइंट जो मैंने आपको अभी बताए। इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है? ये रूटीन वर्क है, इज़ अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर। अकाउंटिंग क्या है? ये एनालिटिकल इन नेचर है, मतलब यहाँ पे हम एनालाइज करते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ एक रूटीन वर्क नहीं कर रहे कि भाई हर दिन ट्रांजैक्शन हो रही रिकॉर्ड करो, नहीं, वो बुक कीपिंग है। यहाँ पे जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो हम एनालाइज करते हैं रिजल्ट को, ठीक है। 5th पॉइंट, इसको परफॉर्म कौन करता है? इसको परफॉर्म करता है जूनियर स्टाफ, इसको परफॉर्म करता है सीनियर स्टाफ। इसमें कितना नॉलेज चाहिए, कितना लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए? इसमें लिमिटेड लेवल भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन इसमें आपको हायर लेवल चाहिए, बुक कीपर से ज़्यादा लेवल की आपकी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एनालिसिस कर पाओगे, क्योंकि इसका नेचर ऑफ जॉब क्या है? एनालिटिकल है। इसमें एनालिटिकल
स्किल चाहिए होती हैं। तो अगर आपके पास नहीं है एनालिटिकल स्किल तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे एनालिटिकल स्किल्स मस्ट होती हैं, मतलब आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। तो मेजर पॉइंट्स यहाँ पर इस तरीके से हैं आपके, मेजर पॉइंट्स आपके इस तरीके से हैं: सीनियर स्टाफ, हायर लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, जूनियर स्टाफ, रूटीन वर्क, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, असर्टेन ऑफ नेट रिजल्ट, सेकेंडरी स्टेज, प्राइमरी स्टेज। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे क्लासिफिकेशन और समराइजिंग, समराइजिंग ऑफ द क्लासिफाइड ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, चलिए उसके बाद हमारा जो अगला है वो है हमारी अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी भी सिमिलर उसमें ही है। हमारे पास पॉइंट्स हैं, जिन पॉइंट्स पे हमने उनको क्लासिफाई किया है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा मीनिंग का। मीनिंग में क्या है? इट इज़ कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब अब यहाँ पे हमने वाइडर डेफिनेशन का यूज़ किया है। अकाउंटिंग में हम सब कुछ करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं। यहाँ पे क्या है? ये बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं कि हमें किस तरीके से रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग करनी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है और ये हमारा एक तरीके से प्रोसेस है, आर्ट है, जिसमें हम ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं। सेकंड, इसका स्कोप क्या है? इसका बहुत कम स्कोप है क्योंकि ये तब शुरू होती है जब बुक कीपिंग ख़त्म हो जाती है। इसका बहुत वाइडर स्कोप है बिकॉज ये बुक कीपिंग भी इसके अंदर आती है और अकाउंटिंग भी इसके अंदर आती है। मतलब ये जो अकाउंटिंग है ना और जो हमने बुक कीपिंग पढ़ी वो दोनों ही इसके अंदर इंक्लूडेड हैं, तो इसका स्कोप इससे ज़्यादा हुआ। अकाउंटेंसी इज़ मच मोर वाइडर देन अकाउंटिंग। इसका रिलेशन क्या है? ये डिपेंड करता है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग पे। ठीक है, ये दोनों पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स बोथ ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है नेट रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन निकालना। इसका फंक्शन क्या है कि ये डिसीजन मेकिंग इंक्लूड करता है कि किस तरीके से, किस बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के लिए। इट इंक्लूड्स द डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो ये 4 पॉइंट इसमें हैं और 7 पॉइंट वहाँ पे थे जो आपको पढ़ने हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये दोनों फ़ोटोज़ भी डाल दूँगा आपके रेफरेंस के लिए, आप पढ़ सकते हैं। ब्रांचेज ऑफ या स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। देखो, स्कोप या ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग से आपको क्या समझ आता है? हमारी जो मैनेजमेंट है आजकल उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है एक बिज़नेस को चलाने के लिए इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंट मैनर में। तो उन्हीं चीज़ों को फुलफ़िल करने के लिए अकाउंटिंग की जो स्कोप है वो वाइडर हो चुका है। अकाउंटिंग का जो स्कोप है वो वाइडर हो चुका है। उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जिन ब्रांचेस को हमें यहाँ पे स्टडी करना है, जिसमें से सबसे पहली जो ब्रांच है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। का जो मेन पर्पस होता है वो होता है बिज़नेस की ट्रांजैक्शंस को सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, वहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस निकालना और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को बताना कि वो कितने एसेट्स और कितने लायबिलिटीज़ होल्ड करती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो यही मैं आपको अकाउंटिंग जब से मैंने आपको पढ़ानी शुरू करी है, जब से हमने ये लेक्चर्स लेने शुरू करे हैं, तब से मैं आपको यही चीज़ बताता आ रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग हम करेंगे उसका जो मेन पर्पस है वो क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना और समराइज़ करना। रिकॉर्ड करना क्या? ट्रांजैक्शंस को। क्लासीफाई करना उनको डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस नेचर के अकाउंट्स के हिसाब से। फिर प्रिपेयर करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एनालाइज़ करना और रिज़ल्ट निकालना और फाइनेंशियल पोजीशन को जानना। तो ये वाली जो ब्रांच है हमारे अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसका मेन पर्पस ही ये होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैनेजमेंट को क्या पता चलेगा कि हमारी कितनी ट्रांजैक्शन हुई है, कितना हमारा प्रॉफिट और क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है। अगली जो ब्रांच है वो है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। इस ब्रांच के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस ब्रांच का मतलब क्या है। कॉस्ट, किसी भी चीज़ की कॉस्ट को असर्टेन अगर हमें करना है, किसी भी चीज़ मतलब कितनी गुड्स हमने प्रोड्यूस करी, कितनी गुड्स हमने सेल करी, उन सेल करी हुई गुड्स की कितनी कॉस्ट हमें लगी, उस कॉस्ट को असर्टेन करना किस ब्रांच का काम है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मेन पर्पस। अब कॉस्ट या तो टोटल हो सकती है या फिर कॉस्ट पर यूनिट हो सकती है। मतलब हम टोटल में भी कॉस्ट को निकालेंगे या फिर एक यूनिट की कितनी कॉस्ट है वो भी निकालेंगे। थर्ड जो हमारी ब्रांच है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये मैनेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इस वाली अकाउंटिंग की ब्रांच में हमें एनालिसिस करना होता है हर एक चीज़ का, ताकि हम डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा तो यहाँ पे लिखूँगा कि इसका जो मेन पर्पस है, इस वाली ब्रांच का जो मेन पर्पस है वो है। उसके बाद हमारी अगली ब्रांच आ जाती है
जिसका नाम है टैक्स अकाउंटिंग। इस वाली ब्रांच का भी साफ नाम से ही हमें पता चल पा रहा है कि ये ब्रांच किस लिए होती होगी या इस ब्रांच का मेन पर्पस क्या होता होगा। इस ब्रांच का मेन पर्पस है कि हम अकाउंटिंग का हेल्प टैक्स पर्पस के लिए कर सकें और हम अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकें। तो द ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज़ यूज्ड फॉर टैक्स पर्पस इज़ कॉल्ड टैक्स अकाउंटिंग। तो दिस ब्रांच इज़ यूज्ड, ठीक है जी। अब हमारी लास्ट जो ब्रांच है वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सुन के अजीब लग रहा होगा कि सर ये क्या है, अभी समझाते हैं, पहले लिखते हैं फिर समझते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, देखो हमारी सोसाइटी हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करती है, बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है। जो बिज़नेस हम कर रहे हैं वो बिज़नेस भी हम कहीं ना कहीं सोसाइटी के बीच में रहते हुए कर रहे हैं। तो हमारे बिज़नेस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम सोसाइटी को कुछ ना कुछ इन रिटर्न दें। तो उस इन रिटर्न देने के लिए जो भी हमें आइडेंटिफिकेशन, जो भी हमें मेजरिंग, जो भी हमें कम्युनिकेशन करना होता है, उस कम्युनिकेशन को हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। तो बेसिकली हमारे बिज़नेस को सोसाइटी की तरफ कितना कंट्रीब्यूट करना है, उस चीज़ को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, वो सब चीज़ें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आती है। जैसे कि अगर एक बिज़नेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है तो वो हो सकता है अपने बिज़नेस में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके, ठीक है, और फाइनेंशियल नीड प्रोवाइड कर सके, मैन पावर सपोर्ट प्रोग्राम इन्वॉल्व कर सके, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन कर सके। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर कवर होती हैं। और इन सबको मेजर करने के लिए जो भी अकाउंटिंग करी जाती है उस अकाउंटिंग को कहते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसको सिंपल से मैं अगर लिख दूँ, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ। तो आई होप आपको स्कोप और ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग समझ आई होगी। आपको नोट्स कैसे लग रहे हैं कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ अकाउंटिंग। पेजेस ऐड कर लेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, हमारा अगला टॉपिक है अब अकाउंटिंग के नेचर में कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो समझते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा पॉइंटर्स लिखूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला नेचर का पॉइंट हमारे अकाउंटिंग का क्या है कि वो सिर्फ इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। जहाँ पर इकोनॉमिक इवेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिस भी ट्रांजैक्शन में इकोनॉमिक इवेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जहाँ पे भी इकोनॉमिक इवेंट नहीं होता, उस चीज़ को अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता। इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है? एक ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मेजर कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। ये हम पढ़ते आए हैं। तो सबसे पहला नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या है? नेचर ऑफ अकाउंटिंग के नेचर में हमें क्या देखने को मिलता है कि इट ओनली रिकॉर्ड्स दी इकोनॉमिक इवेंट्स। और इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं ट्रांजैक्शन मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है। अगला नेचर हमारा क्या है अकाउंटिंग का? वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। हमारी अकाउंटिंग ये चारों चीज़ें अपने नेचर में रिफ्लेक्ट करती हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर है मेजरिंग, मेजरमेंट लिख सकता हूँ, फिर है रिकॉर्डिंग एंड लास्ट है कम्युनिकेशन। पॉइंट लिखते चलेंगे साथ साथ। इसके अंदर ऐसा लिखने वाला ऐसा कुछ नहीं है। हमारी अकाउंटिंग ये शो करती है अपने नेचर में कि सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करती है। किन चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है? वो ट्रांजैक्शन जिनको उसे रिकॉर्ड करना है, वो एक्टिविटीज़ जो फाइनेंशियल कैरेक्टर की हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करती हैं। तो अगर मैं शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जो रिकॉर्ड करनी है, जो फाइनेंशियल नेचर की हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग का नेचर है। उसके बाद मेजर क्या करता है? जो भी ये आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन है उनको वो मनी के फॉर्म में मेजर करता है। जो भी ये मनी की फॉर्म में मेजर करी हुई ट्रांजैक्शन है इनको उसे कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करना है और फिर लास्ट में उसको ये चीज़ कम्युनिकेट करनी है टू द पार्टीज रिलेटेड विद द ऑर्गेनाइजेशन। ये हम पढ़ते आए हैं और यही हमने दोबारा से नेचर में भी देखा। थर्ड पॉइंट है हमारा जो कि है ऑर्गेनाइजेशन।
व्हाट इज़ दिस ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हमारे अकाउंटिंग अपने नेचर में ऑर्गेनाइजेशन रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि अकाउंटिंग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ में, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि बिज़नेस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि बिज़नेस एंटरप्राइजेस, जो कि सोल प्रोप्राइटर भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, कंपनी भी हो सकती है, कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो सकती है, वो अकाउंटिंग का यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, या कुछ भी, वो अकाउंटिंग का यूज़ कर सकती है अपने बिजनेस के अंदर। चौथी चीज़ जो हमारे नेचर में दिखती है अकाउंटिंग के, वो है इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ द इंफॉर्मेशन। इंटरेस्टेड, ये पॉइंटर्स हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस के बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, जो कि इंटरनल भी हो सकते हैं, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, जो कि हमारा अगला ही टॉपिक है जिसको हम डीप में पढ़ेंगे। उनके लिए अकाउंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं मेजर डिसीजंस लेने के लिए। तो अकाउंटिंग के नेचर में हमें 4 चीज़ें देखने को मिली। पहला कि इकोनॉमिक इवेंट्स को रिकॉर्ड करता है। दूसरा, वो आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड और कम्युनिकेट करता है। तीसरा, कोई भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो कि बिज़नेस को कर रही है वो अकाउंटिंग का यूज़ कर सकती है। एंड फोर्थ, इंटरनल यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे इंटरेस्टेड यूज़र्स, बहुत सारे यूज़र्स होते हैं जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं मेजर डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी चौथे पॉइंट से हमारा अगला टॉपिक आज का है, जो कि हम पढ़ने वाले हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अपना अगला टॉपिक देखते हैं, यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिंपल सा है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हमारी अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूज़र्स। सबसे पहले है इंटरनल यूज़र्स, फिर है हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। इंटरनल यूज़र्स कौन होते हैं, आइए लिखते हैं। इंटरनल यूज़र्स आर द पर्सन्स who have direct interest in the business, जिनका बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट है। यहाँ पे 2 तरीके के इंटरनल यूज़र्स होते हैं, एक होता है ओनर, और दूसरी होती है मैनेजमेंट। ओनर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूज़ करता है, ओनर ने अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होती है, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए और कितना फाइनेंशियली साउंड है उसका बिज़नेस, उस चीज़ को चेक करने के लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्यों यूज़ करती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसलिए यूज़ करती है ताकि वो बिज़नेस को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंटली रन कर सके। तो इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रनिंग के लिए वो अकाउंटिंग को यूज़ कर सकती है। एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, तो हमारे 2 तरीके के यूज़र्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल यूज़र्स वो होते हैं जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है हमारे बिज़नेस में, जो कि 2 होते हैं, ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर क्या करता है, ओनर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, तो अपने बिज़नेस की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियली कितना साउंड है उसका बिज़नेस, वो चेक करने के लिए अकाउंटिंग यूज़ करता है। मैनेजमेंट को इफेक्टिव और एफिशिएंट रनिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सटर्नल यूज़र्स कौन होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स वो इंडिविजुअल्स या वो ऑर्गेनाइजेशन है जिनका या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में कोई ना कोई इंटरेस्ट है हमारे बिज़नेस के अंदर, उनको हम एक्सटर्नल यूज़र्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन who have
आइदर इन प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट इन आवर बिजनेस। इसके कुछ टिपिकल एग्जांपल्स अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, इन्वेस्टर्स को प्रेजेंट में भी इंटरेस्ट है, फ्यूचर में भी इंटरेस्ट है। दूसरा हमारे क्रेडिटर्स हो गए। तीसरा हमारा एम्प्लॉयज़ हो गए। चौथा अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हो गई। पांचवा हमारी कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये सब क्या हैं, हमारे एक्सटर्नल यूज़र हैं। तो होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। एक बार फटाफट से रिकॉल कर देता हूँ। हमारे दो तरीके के अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूज़र होते हैं। पहला यूज़र होता है हमारा इंटरनल यूज़र, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली इंटरेस्टेड होते हैं हमारे बिज़नेस में, ओनर और मैनेजमेंट। फिर आते हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स, जो कि वो इंडिविजुअल या वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिनका प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में इंटरेस्ट है हमारे बिज़नेस के अंदर, जिनके मैंने कुछ एग्जांपल लिखे जैसे कि इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या फिर कॉम्पिटिटर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग या यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हमारी अकाउंटिंग किस लिए यूज़फुल हो सकती है? तो सबसे पहला पॉइंट, अकाउंटिंग हेल्पफुल होगी मैनेजमेंट को, बिज़नेस के जो भी बिज़नेस की मैनेजमेंट है उसको हेल्पफुल होगी। किस वे में हेल्पफुल होगी? प्लानिंग करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए और कंट्रोलिंग के लिए। प्लानिंग के लिए किस तरीके से हेल्पफुल होगी? मैनेजमेंट को पता होगा कि हमारी सेल्स, हमारी एक्सपेंसेस कितने हैं और किस स्पीड से वो इंक्रीज़ हो रही है हमारी कॉस्ट प्रोड्यूस करने की। तो वो अकॉर्डिंगली प्लान कर पाएंगे कि भाई अगर हमारी सेल कम हो रही है तो हम अपनी सेल को इंक्रीज़ करेंगे, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं तो हमारे खर्चों को हमें कम करना होगा। तो अकाउंटिंग हमें प्लानिंग करने में हेल्प करती है, किसको? मैनेजमेंट को। फिर वो डिसीजन मेकिंग में भी मैनेजमेंट को हेल्प करती है। यहाँ पे कहीं ना कहीं उन्होंने प्लान किया, अब उनको डिसीजन लेना है कि हमें कितना सेलिंग प्राइस रखना होगा कि अगर हमारी सेल कम है तो हमें सेल को बढ़ाना है। तो उन्होंने प्लान तो कर लिया कि सेल को बढ़ाना है, लेकिन उनको डिसीजन भी तो लेना होगा। और डिसीजन क्या लेंगे वो? कि हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना है, कितना डिस्काउंट देना है, कितने एक्सपेंसेस इनकर करने हैं। ठीक है। कंट्रोलिंग कैसे करेंगे? वो ये चेक करेंगे कि जो भी कॉस्ट हमारी लग रही है वो रीजनेबल है या नहीं है। अगर रीजनेबल नहीं है तो वो उस पर कंट्रोल लगाएंगे। ठीक है। तो हमारी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग हेल्प करती है किस तरीके से? प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग में और कंट्रोलिंग में। अगला पॉइंट है हमारा प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। हमारी जो अकाउंटिंग है वो हमें हेल्प करती है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करने में। कैसे? आजकल की साइज़ और कॉम्प्लेक्सिटी को देखकर ये बहुत डिफिकल्ट हो गया कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करें, लेकिन हमारी अकाउंटिंग यहाँ पे हमारे काम आती है और वो हमें कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है। अगला पॉइंट हमारे एडवांटेजेस का है कि वो हमें प्रॉफिट या लॉस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट इज ऑफ ग्रेट यूज टू द ओनर्स एंड द वेरियस अदर इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी पार्टीज या जो भी ओनर या जो भी यूजर्स हैं हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनको बहुत हेल्प करती है अकाउंटिंग प्रॉफिट या लॉस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में। तो ये एक और उसकी एडवांटेज हो गई। अगली एडवांटेज पे चलते हैं। अगली एडवांटेज है हमारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। सेम जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, उसी तरीके से हमारी जो बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं वो हमें हमारी एसेट्स की पोजीशन, हमारी लायबिलिटीज़ की वैल्यू हमें बताती है कि हमारी कितनी कैपिटल है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक एडवांटेज है हमारी अकाउंटिंग की कि हमारे ओनर्स को और इंटरेस्टेड पार्टीज़ को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल पोजीशन की। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट क्या है हमारे एडवांटेजेस का? कि वो कंपेरेटिव स्टडी में हमारी हेल्प करती है। अब ये पॉइंट क्या है? हर ओनर को ये कंपेयर करना होता है कि हमारे बिजनेस में पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल हुई, कितना खर्चा हुआ। और वो कैसे हो सकता है? वो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। हमने फॉर सपोज 2021 में अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और आज हम 22-23 में हैं। तो 2021 को 22-23 से कंपेयर अगर करना है तो वो हम कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ पे एक और एडवांटेज जो हमारे अकाउंटिंग की है वो ये है कि हमारी अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें कंपेरेटिव स्टडी करने में। अगला 6th पॉइंट है हमारा कि हमें टैक्स लायबिलिटी को असेस करने में हमारी हेल्प करती है। हम अकाउंटिंग करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, परचेज सेल करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी हम जीएसटी और इनकम टैक्स में असेस किए जाते हैं, असेस करना मतलब जब भी हमारी गवर्नमेंट हमारा टेस्ट करती है, हमारी चेकिंग करती है कि हमारा कितना टैक्स बनता है, उस टाइम पे हमारी अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। तो अकाउंटिंग की एक और एडवांटेज क्या है कि वो हमें इनकम टैक्स और जीएसटी के असेसमेंट के टाइम हेल्प करती है। अगर फॉर सपोज कोई लीगल मैटर हो गया हमारा
और लीगल मैटर में अगर हमें कोर्ट के सामने कुछ प्रूफ करना है, तो अगर हमने अकाउंटिंग प्रॉपर तरीके से करी है, सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे लगाए हैं, तो वो एक एविडेंस की तरह हमारे लिए काम करती है इन दी कोर्ट। तो अगली एडवांटेज हमारा 7th पॉइंट क्या है, इट एक्ट्स एज एन एविडेंस इन दी लीगल मैटर। 8th पॉइंट क्या है कि वो फैसिलिटेट करती है बिजनेस के सेल के टाइम। मतलब अगर हमारे बिजनेस को हमें सेल आउट करना है, हमें अपने बिजनेस को बेचना है, तो अगर हमने अकाउंटिंग करी है तो हम एक्चुअल परचेज प्राइस जो हमारे बिजनेस का होगा वो डिटरमाइन कर पाएंगे और हम अपने बिजनेस को सेल कर लेंगे इजीली। तो फैसिलिटेट्स दी सेल ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग की अगली एडवांटेज हमारे लिए क्या है कि हम अपने बिजनेस को सेल करते हुए अकाउंटिंग की हेल्प ले सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, बहुत फेमिलियर हो आप इस पॉइंट से, कि वो फ्रॉड और एरर से हमें प्रिवेंट और डिटेक्ट करती है। मतलब अगर हमने अकाउंटिंग करी है तो हम अपने फ्रॉड्स और एरर को ईजिली डिटेक्ट कर पाते हैं। तो ये थी कुछ 9 पॉइंट्स हमारे एडवांटेजेस की। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांसेस हैं, तो आप इसके पॉइंटर्स और इसकी एक्सप्लेनेशन को याद रख लें। मोर देन इनफ है जितना मैंने लिखा है यहाँ पे नोट्स में, लेकिन फिर भी अगर आप अपनी बुक को रेफर करना चाहें, एनसीईआरटी को रेफर करना चाहें और पॉइंट्स के लिए, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी है, पॉइंटर्स दे दी हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे लिखा है मैंने लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, और ये है हमारा अगला टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हर एक चीज़ की अगर अच्छाइयाँ हैं, इफ़ देयर इज़ गुड इन समथिंग इक्वली देयर आर बैड ऑल्सो। तो हम अकाउंटिंग की बुराइयों के बारे में बात कर लेते हैं। भाई अच्छाइयों की ही बात क्यों करनी जब कुछ बुराइयां भी उसके अंदर हैं। तो सबसे पहली बुराई ये है, सबसे पहली लिमिटेशन अकाउंटिंग की ये है कि इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल जजमेंट? अब अकाउंटिंग में बहुत सारी जगह आपको पता नहीं कि हमें एक्चुअली करना क्या चाहिए, तो वहाँ पे लोग कुछ भी खुद अज्यूम कर लेते हैं और अपनी अकाउंटिंग को प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ, हमें नहीं पता होता कि हमारी एसेट को कितने साल हम यूज़ कर सकते हैं। हर बिजनेस अपनी एसेट की जो लाइफ होती है, यूजफुल लाइफ, उसको अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करता है। तो हर किसी के ओपिनियन की वजह से उसकी अकाउंटिंग इफेक्ट होती है, अकाउंटिंग इफेक्ट होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस में फर्क पड़ता है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड देयरफॉर इट इफेक्ट्स द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड दस अकाउंट्स आर इन्फ्लुएंस्ड। हर इंसान का अपना एक ओपिनियन है हर एक चीज़ को जज करने का। तो अकाउंटिंग में बहुत जगह ऐसा है जहाँ पे हमें पता नहीं होता कि एक्चुअली उस चीज़ को किस तरीके से लेना है, किस तरीके से डिटरमाइन करना है, ना ही कहीं पे मेंशन होता है। तो वहाँ पे पर्सनली जज करते हैं हम चीज़ों को। हर किसी का अपना अपना एक जजमेंट होता है और उस जजमेंट के हिसाब से वो अपनी अकाउंटिंग करता है और उसकी वजह से उसके प्रॉफिट एंड लॉस में फ़र्क पड़ता है। हो सकता है उसी चीज़ को किसी और ने कुछ अज्यूम अलग करा हो और किसी और ने कुछ और अज्यूम करा हो, और जब हम उनकी अकाउंट्स को कंपेयर करें तो अलग अलग डिफरेंट रिजल्ट वहाँ पे शो हो रहे हो। ठीक है, तो हम ये अकाउंट्स जो सबसे पहली लिमिटेशन शो करती है कि वो इन्फ्लुएंस होती है हमारी पर्सनल जजमेंट की वजह से। ठीक है जी, होप ये चीज़ समझ आई होगी आपको, क्लियर रही होगी आपके सामने। सेकंड पॉइंट जो हमारा लिमिटेशन में है वो है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है। जी हाँ, कुछ रूल्स, जैसे हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है। तो साइंस हमने पढ़ा था कि साइंस एक ऐसी नॉलेज है जो रूल्स रेगुलेशंस पे बेस्ड है। सिमिलरली अकाउंटिंग भी साइंस ही है एक, क्योंकि वो कुछ कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस पे बेस्ड है। ठीक है, जो हमें रिलायबल या रियलिस्टिक, मैं ज़्यादा अच्छा वर्ड यूज़ करूँ तो रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि जो कन्वेंशन, जो कॉन्सेप्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले बन गए हैं, हम उन्हीं को फॉलो करके अपने अकाउंट्स बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक रियलिस्टिक पिक्चर देखने को नहीं मिलती। तो अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, हैंस प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज्ड बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। अगला पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हमारे बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट हम तभी जान सकते हैं जब हम उस बिजनेस को बंद करें। अकाउंटिंग में हम सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के ही बिजनेस की बात, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के प्रॉफिट की ही बात करते हैं, ना कि पूरे टाइम पीरियड की जब से बिजनेस स्टार्ट हुआ है। तो ये एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक साल की बात करता है, ना कि पूरे टेन्योर की बात करता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमें तभी पता चलेगा जब हमने बिजनेस को बंद कर दिया होगा। ठीक है, और ये वेरी होता है किस साल मान लो प्रॉफिट है, किस साल लॉस है, तो हमें एक्चुअल पिक्चर देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की तरह ट्रीट करते हैं। ये उसकी एक अगली लिमिटेशन हो गई। फोर्थ पार्ट, ये क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर कर देती है हमारी अकाउंटिंग। ये सिर्फ क्वांटिटी को रिकॉर्ड करती है, जो वैल्यूज़ में मनी इन्वॉल्व है ये सिर्फ उन्हीं को रिकॉर्ड करती है, बाकी और किसी को रिकॉर्ड नहीं करती। जैसे कि मैनेजमेंट में कोई चेंज आया, बिजनेस की रेपुटेशन क्या है, मैनेजमेंट और लेबर के बीच में क्या रिलेशनशिप है, ये सब उनको इग्नोर कर देती है अकाउंटिंग, जिसकी वजह से भी इम्पैक्ट आता है हमारे प्रॉफिट में
जो कि अकाउंटिंग में कवर नहीं होता। ये है उसकी एक अगली लिमिटेशन कि वो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करती। फिफ्थ पॉइंट है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये स्पेशली लैंड के केस में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि लैंड की वैल्यू जनरली इंक्रीज होती है और जिस वैल्यू पे हमने एसेट को परचेज कर लिया है उसी वैल्यू पे हम उस एसेट को अपनी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन होती है कि वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही चलती है, ना कि एक्चुअल कॉस्ट पे चलती है। ठीक है जी, चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, अगली लिमिटेशन की तरफ। अगली लिमिटेशन है कि वो विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट होती है। व्हाट इज विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग इज नथिंग बट मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स। हम अपने अकाउंट्स को, अपनी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं और इजीली चेंज हो जाते हैं। बहुत लोग अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को फेवरेबल दिखाने के लिए अपने शेयर होल्डर्स के सामने, बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लेती है। तो अकाउंट्स आर वेरी इजीली कैन बी वेरी इजीली मैनिपुलेटेड, जो उसकी एक अगली लिमिटेशन है, दैट इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। नाउ द लास्ट पॉइंट ऑफ लिमिटेशन इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। अकाउंट्स में हम फोरकास्टिंग नहीं कर सकते बिकॉज हम पुराने रिकॉर्ड्स से ही अपनी अकाउंट्स को बनाते हैं और पुराने रिकॉर्ड्स के बेसिस पे हम ये जज नहीं कर सकते कि आगे आने वाले चेंजेस हमें, हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट करने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि हमारा फ्यूचर किस तरीके से इफेक्ट होगा, जो कि हमारी अकाउंटिंग हमें नहीं बताती है। इसलिए उसकी अगली लिमिटेशन है दैट इट इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है जी, अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आज का तीसरा टॉपिक रहने वाला है, वो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। एक अकाउंटिंग के अंदर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स भी होनी चाहिए, उसको बहुत अच्छा और स्ट्रांग बनाने के लिए। तो कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अकाउंटिंग की लिखी है। सबसे पहले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी ही चाहिए। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हमारी रिलायबल होनी ही चाहिए। और वो रिलायबल कैसे हो सकती है? सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से। जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करें उसके साथ अगर हम उसका सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच कर दें तो वो वेरीफाइबल और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हो जाएगी और वो बहुत ज़्यादा रिलायबल मानी जाएगी। जैसे कि अगर हमने लैंड परचेस करी, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि रिलायबल होती है और जो कि रिलायबल नहीं होती है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा कि अगर हमने एक लैंड परचेस करी, अब हम इस लैंड की वैल्यू को जान सकते हैं क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीड में कहीं ना कहीं मेंशन होगी और हमारे पास उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट है, एक हमारे पास एविडेंस है जिसकी बेसिस में हम उस पर रिलाई कर सकते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हमें किसी एसेट को डेप्रिशिएट करना है, हम उसकी यूजफुल लाइफ के बेसिस पे उसको डेप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये यूजफुल लाइफ हम अपने पर्सनल जजमेंट से डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये रिलायबल नहीं है। तो ये अकाउंटेंट के ऊपर आता है कि वो कौन से सेट ऑफ डाटा को प्रॉपर्ली यूज करे। लेकिन एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे अकाउंटिंग के अंदर रिलायबिलिटी तभी आ सकती है जब उसके साथ उसका सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच्ड हो। बट डेप्रिसिएशन हम कॉन्सेप्ट्स और कन्वेंशंस के बेस पे करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं उसकी लिमिटेशन है, बट वी हैव टू डू इट, वी हैव टू फॉलो इट, तो हमें वो करनी पड़ती है। ठीक है, समझ आई पहली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की वो रिलायबल होने चाहिए और उनके साथ उनके सोर्स डॉक्यूमेंट अटैच्ड होने चाहिए। अब हमारी अगली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो रेलेवेंट होनी चाहिए, रेलेवेंस होनी चाहिए। हमारी इंफॉर्मेशन जो भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है वो इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव से रेलेवेंट होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव कुछ और हैं और हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हमें कुछ और ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उससे कहीं ना कहीं जुड़ी हुई रेलेवेंट होनी चाहिए। तीसरा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी अंडरस्टैंडेबिलिटी। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अंडरस्टैंडेबिलिटी? हमारी इंफॉर्मेशन जो हमारे अकाउंट्स हमें रिप्रेजेंट करते हैं वो इस तरीके से प्रेजेंटेबल होनी चाहिए कि भाई वो जो भी उसमें इंटरेस्टेड है वो उसको समझ सके, उसके बारे में जान सके, उसको पढ़ सके, उसे रीड कर सके। तो मस्ट बी प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल बाय द इन्वेस्टर्स, लेंडर्स और अदर इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है जी, होप आपको ये चीज़ समझ आई हो, क्लियर हो। चलते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट सेज कंपेरेटिबिलिटी। नाउ व्हाट डज दिस कंपेरेटिबिलिटी मीन्स? हमारे जो भी अकाउंट्स हम प्रिपेयर करते हैं वो प्रिपेयर होते हैं पिछले साल के नंबर्स को साथ लेकर। मतलब जब भी हम कोई अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो वहाँ पे करंट ईयर की वैल्यूज़ तो रहेंगी, लेकिन प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ को भी लेके चलना चाहिए। ये उसकी एक क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमें करना पड़ता है ताकि हम कंपेयर कर सकें कि भाई पिछले साल जो हमारी सिचुएशन थी और इस साल जो हमारी सिचुएशन है उसमें कितना अंतर है। साथ ही साथ हमें अपने अकाउंट्स को इस तरीके से भी प्रिपेयर करना चाहिए कि अगर हम किसी और एंटरप्राइज के साथ, उसको किसी और कंसर्न के साथ कंपेयर करना चाहें तो वो भी हम कर सकें। तो ये अगली कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी अकाउंटिंग
की। नाउ द लास्ट क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक जो एक अकाउंटिंग के अंदर होनी चाहिए वो है फेथफुल प्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नॉर्मली रिजल्ट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडिंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एन इंटरप्राइज। अगर हमारी अकाउंटिंग प्रॉपरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके, जो कि हमारे अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बोला जाता है, जिनके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं, जो बेस रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग को करने के, अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो माना जाता है कि हमारी अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और हम अपनी उस इंटरप्राइज की उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर रिलाई कर सकते हैं। तो ये कुछ 5 इसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी। नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक जो कि इस लेक्चर का रहने वाला है, दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत अनइम्पॉर्टेंट है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है बट इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, तो मुझे यहाँ पर कवर करना है। सबसे पहला रोल हमारी अकाउंटिंग का क्या है कि वो लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसकी है? बिजनेस लैंग्वेज है। बिजनेस को समझने के लिए जिस भाषा का प्रयोग होता है उस भाषा को हम अकाउंटिंग कहते हैं, सिंपल सी बात। तो वो एक लैंग्वेज का रोल निभाती है यहाँ पे। सेकेंड, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स का रोल निभाती है। ये अकाउंट्स हमारी हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब पहले 20-21 की करेंगे, तभी 21-22 की कर पाएंगे, तभी 22-23 की कर पाएंगे, तो इस तरीके से चलती है वो। तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का रोल भी अब एक तरीके से अकाउंटिंग ही निभा रही है। अगला रोल है उसका नेट प्रॉफिट डिटरमाइन करना। शायद मेरे को इस पॉइंट पे स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, हमें सबको पता है कि एक ऑब्जेक्टिव है हमारे अकाउंट्स का कि वो नेट प्रॉफिट निकाले, फाइनेंशियल पोजीशन बताए। तो ये 2 रोल आपको मेरे को शायद समझाने की ज़रूरत नहीं है। 5th रोल भी मेरे को आपको समझाने की जरूरत नहीं है। सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना ही बेसिक हमारी डेफिनेशन के अंदर था। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हमारी अकाउंटिंग कहीं ना कहीं निभा रही है। और लास्ट में हमारा रोल आता है ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसमें वो इन्फॉर्मेशन उसके यूजर्स को प्रोवाइड कर रही है। तो यूजर्स के लिए एक तरीके से वो सर्विस हो गई। किसकी तरफ से प्रोवाइड करी हुई? अकाउंटिंग की तरफ से प्रोवाइड करी हुई। क्यों? क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग की, बिजनेस की प्रोवाइड करती है यूजर्स को। तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर का रोल भी निभाती है अकाउंटिंग हमारी। तो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू रीड। तो आप ये पॉइंटर्स याद करके एक्सप्लेन कर सकते हो इफ यू आर गुड इन मेकिंग सेंटेंसेज ऑफ इंग्लिश।